हेलो व्यूअर्स, आज हम पढ़ने वाले हैं मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। ये आपके मेंटल हेल्थ नर्सिंग के अंदर ये आपको एग्जामिनेशन करना होता है और लास्ट एग्जाम में जैसे हम केयर प्लान बनाते हैं उसी तरह पेशेंट के ऊपर ये आपको एग्जामिनेशन करके दिखाना होता है। इसके अंदर के पॉइंट आपको याद रखने होते हैं। तो इसके मेन पॉइंट का शॉर्ट फॉर्म हम इस तरह याद रखते हैं: GS MTP CI। GS MTP CI जी से होता है जनरल अपीयरेंस एंड बिहेवियर। उसके अंदर हम पेशेंट का जनरल अपीयरेंस क्या है और उसका कैसा बिहेवियर है उसके बारे में जानते हैं और लिखते हैं। फिर एस से उसकी स्पीच के बारे में लिखते हैं कि स्पीच, एस फॉर स्पीच की सेकंड पॉइंट होता है स्पीच, कि उसकी स्पीच कैसी है। फिर GS MTP सबको याद रहता है MTP के एक्ट के ऊपर से, तो ये M फॉर मूड एंड अफेक्ट। फिर T से आता है थॉट, उसके थॉट कैसे है, स्ट्रीम कैसा है, फॉर्म कैसा है, फ्लो कैसा है, ये सब थॉट में। फिर MTP, P फॉर परसेप्शन, तो वो कैसा परसीव करता है, उसको अंडरस्टैंड, मतलब जो परसेप्शन है उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करता है कि नहीं करता है, तो वो सब परसेप्शन में। एंड लास्ट में CI, तो C फॉर कोग्निटिव फंक्शन, उसके कोग्निटिव फंक्शन कैसे है। और I फॉर उसकी इनसाइट, कि डिसीज के बारे में उसकी इनसाइट क्या है। तो ये मेन इसमें 7 पॉइंट्स आते हैं: GS MTP CI। G for general appearance, S for speech, M for mood and affect, T for thought, P for perception, C for cognitive function and I for insight। तो हम वन बाय वन अब देखेंगे, एक एक टर्म्स देखते जाएंगे, समझते जाएंगे। तो पहला है जनरल अपीयरेंस। तो अपीयरेंस उसका आपको लुक कैसा वो दिखने में कैसा लग रहा है, अपीयरेंस कैसा है, कि लुकिंग वंस एज, वो जैसा है, जैसी उसकी एज है उसी हिसाब का लग रहा है, या लुक ऑर्डर, वो उससे ओल्ड दिख रहा है, यंगर देन हीज और हर एज, उससे छोटा लग रहा है, अंडरवेट लग रहा है, ओवरवेट लग रहा है, या कुछ आपको फिजिकल डिफॉर्मिटी देखने को मिल रही है। तो ये आपको अपीयरेंस में नोट करना है, ये आपको देखना है कि जैसी उसकी एज है उस हिसाब से दिख रहा है, उससे बड़ा दिख रहा है, छोटा दिख रहा है, अंडरवेट दिख रहा है, ओवरवेट दिख रहा है, फिजिकल कुछ डिफॉर्मिटी आपको दिखनी है, और जो भी फाइंडिंग्स है वो अपीयरेंस के अंदर आपको लिख देने हैं। फिर आता है फेशियल एक्सप्रेशन। क्या पेशेंट आपको एंक्सियस दिख रहा है, ब्लंट दिख रहा है, वो कोई एक्सप्रेस ही नहीं करता, न खुशी न गम, कुछ एक्सप्रेस नहीं करता, ऐसे ब्लंट बन के बैठा रहता है। फिर क्या वो आपको प्लेजेंट दिख रहा है या कुछ डरा सहमा सा दिख रहा है। तो ये फेशियल एक्सप्रेशन पॉइंट करके आपको इसमें लिखना है कि आपके फाइंडिंग्स क्या है। एंक्शियस वो चिंता करता ऐसा दिख रहा है, ब्लंट है, प्लेजेंट है या फियरफुल है। फिर आता है लेवल ऑफ ग्रूमिंग, उसने किस हिसाब से कैसे कपड़े पहने हैं। तो नॉर्मल पहने हैं, सेबिली ड्रेस्ड पहना है, ओवर ड्रेस्ड पहना है, या इडियोसिंक्रेटिकली ड्रेस पहना है। चलो, नॉर्मल तो सबको पता है कि नॉर्मल कपड़े उसने पहने हैं। सेबिली ड्रेस क्या होता है कि इन अ वे दैट लुक अनटाइडी एंड इन पुअर कंडीशन बिकॉज दे हैव worn और अ यूज्ड लॉट, मतलब कि ऐसे कपड़े के जो बार बार पहनता रहता है, वो फटे पुराने जैसे हो गए हो, एकदम ऐसे फटने टाइप, इतने पतले ऐसे कपड़े और कई जगह वो होल बन गए हो, इस टाइप का जो भी ड्रेसिंग है उसको बोलेंगे सेबिली ड्रेस। फिर ओवर ड्रेस, पैंट के ऊपर पैंट, पैंट के ऊपर पैंट, 2-3 शर्ट चढ़ा ली, ऐसा करके ओवर ड्रेस्ड। और इडियोसिंक्रेटिकली ड्रेस्ड, कि हैविंग स्ट्रेंज और अनयूजुअल हैबिट, वे और बिहेविंग। तो यहाँ तो हम ड्रेस की बात कर रहे थे, ऐसा कुछ ड्रेस पहनना है कि जो रादर देन यूजुअल, अनयूजुअल ड्रेस हो। जैसे कि किसी ने कोई अगर मेल पर्सन है तो उसने स्कर्ट पहन लिया और नीचे हील्स पहन ली, आपको यूजुअल ना लगे, इस तरह के ग्रूमिंग। तो इसको हम बोलेंगे इडियोसिंक्रेटिकली ड्रेस्ड। तो लेवल ऑफ ग्रूमिंग में क्या देखा, नॉर्मल सबको पता चला, सेबिली वो फटा पुराना एक
एक ही ड्रेस बार बार पहनता है, ओवर ड्रेस से एक से ज़्यादा पहनेगा, और इडियोसेंट्रिकली ड्रेस यानी कि यूजुअल नॉर्मल ना हो उस तरह के ड्रेस। फिर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, तो लेवल ऑफ क्लीनलीनेस, तो क्लीन कितना है, तो वो एडिक्वेट, ठीक जैसा चाहिए वैसा ही क्लीन है, इनएडिक्वेट क्लीन है, या ओवर्टली क्लीन है। ओवर्टली क्लीन आपको ओसीडी के अंदर देखने को मिलेगा। फिर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, तो वो फुली कॉन्शियस एंड अलर्ट आपको दिख रहा है। यहाँ जो भी आपके फाइंडिंग्स है आपको वो ऐसे पॉइंट करके उसके सामने आपके फाइंडिंग लिख देने हैं। फिर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, तो फुली कॉन्शियस और अलर्ट दिख रहा है आपको, ड्राउजी दिख रहा है, स्टूपरस दिख रहा है, या कोमेटोस दिख रहा है। देखो फुली कॉन्शियस एंड अलर्ट आपको समझ में आ गया, वो कॉन्शियस है, अलर्ट है। कोमेटोस यानी कि वो कोमा में है या अनकॉन्शियस है। अभी ड्राउजी एंड स्टूपरस, तो ये डिफरेंस क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो ड्राउजी मतलब फीलिंग मोर स्लीपी देन नॉर्मल, वो सोया सोया ही रहता है, तो उसको कहेंगे हम ड्राउजी। फिर स्टूपरस, तो वो एक्सेसिव डीप स्टेट ऑफ अनरिस्पॉन्सिवनेस, वो डीप स्टेट में चला गया है, मतलब किसके, तो अनरिस्पॉन्सिवनेस के, वो नियरली वो नेक्स्ट उसका वो कोमा में ही जाने वाला होता है। तो स्टूपरस यानी एक्सेसिवली डीप स्टेप ऑफ इरिस्पॉन्सिवनेस। फिर अभी उसका बिहेवियर देखना है। देखो हमने पहले से क्या देखा, एक तो उसका जनरल अपीयरेंस एंड बिहेवियर में उसका अपीयरेंस कैसा है, फेशियल एक्सप्रेशन कैसे है, लेवल ऑफ ग्रूमिंग कैसा है, लेवल ऑफ क्लीनलीनेस कैसा है, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस कैसा है। अभी हमने यहाँ देखा ना क्या, जनरल अपीयरेंस एंड बिहेवियर, तो अभी हम उसके बिहेवियर के बारे में देखेंगे कि जो आपका पेशेंट है वो नॉर्मल है बिहेवियर वाइज, फिर ओवर फ्रेंडली है, या फिर प्रीऑक्यूपाइड है, या फिर अग्रेसिव है। प्रीऑक्यूपाइड नॉर्मल को समझ में आया, अच्छे से आपने हाय हेलो किया तो उसने आपको जवाब दिया, आपने उसे बुलाया तो सामने से ओवर फ्रेंडली होता है। फिर प्रीऑक्यूपाइड, तो प्रीऑक्यूपाइड मतलब पहले से ऑक्यूपाइड है वो, तो किस चीज के बारे में ऑक्यूपाइड या कैसे ऑक्यूपाइड रहेगा, तो थिंकिंग अबाउट समथिंग कंटिन्यूअसली एंड समथिंग दैट यू थिंक अबाउट फ्रीक्वेंटली और फॉर लॉन्ग टाइम। आप किसी चीज के बारे में या आप किसी ऐसी चीज में पहले से ही व्यस्त है, प्रीऑक्यूपाइड है, तो ऐसा कुछ बिहेवियर जैसे वो कुछ कर रहा है, सोच रहा है, तो आपके जो भी फाइंडिंग्स है वो ऐसे लिखने हैं। फिर कोऑपरेटिवनेस, तो नॉर्मल है, आपने कुछ पूछा ये दे या ये बता, तो आपको कोऑपरेट कितना करता है, तो नॉर्मल करता है, ज़्यादा करता है, कम करता है, तो ये भी इजी है, ये आप जो भी फाइंडिंग है लिख देंगे। फिर आई टू आई कांटेक्ट, जब आप उसके साथ बात कर रहे हो तो वो आपसे आई कांटेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर अच्छे से कर रहा है तो मेंटेन, या फिर डिफिकल्ट या नॉट मेंटेन। डिफिकल्ट में देख रहा है, आप उसको देखने में थोड़ा वो डर लगता है, या फिर ऐसे दो तीन आप लाइन बोलो फिर एक बार वो आपको देखता है, उसके लिए डिफिकल्ट बनता है और देखता ही नहीं, नॉट मेंटेन, वो आई टू आई कांटेक्ट। फिर आता है साइकोमोटर एक्टिविटी। अभी देखो कोई ऐसे डिसीज कंडीशन है तो उसके अंदर साइकोमोटर एक्टिविटी बढ़ जाएगी, जैसे मैनिया का पेशेंट है तो उसको साइकोमोटर एक्टिविटी बढ़ जाएगी, डिप्रेशन का पेशेंट है तो उसकी साइकोमोटर एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, घट जाएगी, या फिर अगर नॉर्मल पर्सन है तो नॉर्मल रहेगी। तो ये साइकोमोटर एक्टिविटी क्या होती है कि आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो तो उसमें आप अपना कंसंट्रेशन या कॉग्निटिव, आप अपना मेंटल, आप कितना वो प्रोसेस होके आप वो एक्टिविटी, जैसे कि आप कार चला रहे हो तो आपका आई और हैंड का कोऑर्डिनेशन, ठीक है। फिर उसका दूसरा ही एग्जाम्पल है, आप जो सिलाई कर रहे हो, फिर ड्राइंग, बॉल, टाइपिंग और प्लेइंग, इस सब में फिजिकल ये सब स्किल है, सच मूवमेंट, कोऑर्डिनेशन, मैनिपुलेशन, डेक्सर्टी, ग्रेस, स्ट्रेंथ, स्पीड। तो इसमें आपका मोटर एंड जो साइकोमोटर, ये दोनों साथ में कोऑर्डिनेट करके कोऑर्डिनेशन रहता है, तभी ये सब आप काम कर सकते हो।
ओके, तो कोई ये काम जल्दी करता है, कोई ये स्लो करता है, जैसे अकॉर्डिंग डिसीज कंडीशन, ठीक है। डिप्रेशन में कुछ करने को उसको मन नहीं रहता है, तो ऐसे उसकी साइकोमोटर एक्टिविटी डिक्रीज रहेगी, मैनिक में इंक्रीज रहेगी। फिर रेपोर्ट आता है। रेपोर्ट यानी कि रेपोर्ट कि स्पॉन्टेनियसली है, डिफिकल्ट है या नॉट एस्टेब्लिश्ड है। तो रेपोर्ट क्या होता है, वो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बना के रखता है। हार्मोनियस एंड अंडरस्टेबल रिलेशनशिप कैरेक्टराइज्ड बाय म्यूचुअल रिस्पेक्ट, ट्रस्ट एंड एम्पथी बिटवीन इंडिविजुअल, ये रेपोर्ट का नॉर्मल डेफिनेशन, अंडरस्टैंड ये मीन है उसका। तो वो आपके साथ स्पॉन्टेनियस सामने से आके बनाता है, आप बना रहे हो फिर भी वो नहीं बना रहा है तो नॉट एस्टेब्लिश्ड, या फिर कोई दिक्कत आ रही है तो डिफिकल्टी। फिर जेस्चर यानी जेस्चर एंड पोस्चर। तो जेस्चर उसका नॉर्मल है या एग्जैगरेट ओड है। जेस्चर यानी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, पर वो कैसा होता है, नॉन वर्बल। तो वो नॉर्मल है उसका, या फिर उस ऐसे कहते हैं फेशियल एक्सप्रेशन, उसके हाव भाव वो आपको नॉर्मल दिख रहे हैं या एग्जैगरेट ओड दिख रहे हैं, मतलब ज्यादा, एग्जैगरेट मतलब ज्यादा और ओड ऐसा दिख रहा है आपको, उसका जेस्चर आपको कैसा दिख रहा है। फिर आता है पोस्चरिंग, उसका पोस्चर, उसकी बॉडी की पोजीशन आपको कैसे दिख रही है। तो उसका नॉर्मल पोस्चर दिख रहा है, कैटाटोनिक पोस्चर दिख रहा है, स्टूप दिख रहा है, स्टीफ दिख रहा है, गार्डेड दिख रहा है, आपको क्या दिख रहा है। जो भी फाइंडिंग्स है आपको इधर आंसर में लिखने होते हैं। तो एक के बाद एक देखते हैं कि पोस्चर, तो नॉर्मल पोस्चर, अच्छे से नॉर्मल पोजीशन, बॉडी पोजीशन है तो हम समझ सकते हैं नॉर्मल पोस्चर है। केटाटोनिक पोस्चर, तो केटाटोनिक पोस्चर में क्या होता है, पेशेंट में सीट और स्टैंड इन द सेम पोजीशन फॉर आवर्स, में होल्ड ओड पोजीशन, घंटों, कई घंटे एक ही पोजीशन में वो बिता देता है, होल्ड करके रखता है, एक ही पोजीशन कई टाइम तक वो होल्ड करके रखता है, तो उसको बोलेंगे हम केटाटोनिक पोस्चर। फिर आता है स्टूप पोस्चर। स्टूप पोस्चर ऐसे उसके जैसे कंधे ऐसे लीन है, बेंट ओवर है। एन एबनॉर्मल पोस्चर इन विच पर्सन स्टिफ एंड बेंट आर्म, क्लिंच फिस्ट, एकदम इसकी जो मुट्ठी है वो टाइट ऐसे क्लिंच्ड फिस्ट ऐसे टाइट करके रखी होगी, और लेग हेल्ड आउट स्ट्रेट, तो उसको कहेंगे स्टूप पोस्चर। ऐसे कंधे ऐसे झुके हुए होंगे, उसकी फिस्ट एकदम क्लेंच्ड होगी, और उसके लेग है वो हेल्ड आउट स्ट्रेट रहे होंगे। फिर स्टीफ पोस्चर, स्टीफ यानी जकड़ा हुआ। तो एन एबनॉर्मल पोस्चर इन विच person in a stiff with bent armed clenched fist and leg held out straight। स्टूप में क्या होगा, सिर्फ वो कंधे से और ऐसे करके झुका हुआ होगा, बेंट ओवर, हमने कहा बेंट ओवर, और उसमें सेम यही देखने को मिलेगा, पर वो क्या होगा, स्टीफ होगा। फिर गार्डेड पोस्चर, गार्डेड, तो गार्डेड यानी आपने बॉक्सिंग में देखा होगा कैसे ऐसे दोनों हाथ आगे करके रखते हैं, गार्ड करते हैं खुद के बॉडी को, उसी तरह कि वो गार्ड करके रखे हुए हैं। तो वो आपको मतलब खुद को गार्ड करके रखे हुए, केयरफुल नॉट शो देयर फीलिंग और गिविंग एनी इंफॉर्मेशन, आप कुछ भी पूछ लो वो अच्छे से नहीं बताएगा, वो आपको आंसर देगा पर वो कुछ छुपा के रखेगा, मतलब आपको जो आंसर चाहिए वो तो नहीं देगा, वो कुछ बातें छुपाते हैं ना, उस तरह गार्ड करके रखा है खुद को। फिर अदर मूवमेंट में नॉर्मल है, स्टीरियोटाइप कुछ मूवमेंट है, ट्रेमर आपको देखने को मिल रहा है, एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम देखने को मिल रहा है, एबनॉर्मल इनवॉलंटरी मूवमेंट दिख रही है। क्या है अदर, अगर कुछ इसमें से है तो आप अदर मूवमेंट में दिस वन इज प्रेजेंट ऐसा करके लिख सकते हो। तो अभी ये जो है सारी टर्म्स उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। स्टीरियोटाइप मूवमेंट, तो अ कंडीशन इन विच पर्सन मेक रिपीटेटिव पर्पसलेस मूवमेंट, एक जैसे हाथ हिलाना, पैर हिलाना ऐसे करके, स्टीरियोटाइप मूवमेंट, वो रिपीटेटिव क्या बोला, पर्पसलेस मूवमेंट है, तो इसको बोलेंगे स्टीरियोटाइप मूवमेंट। फिर आता है एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम, तो एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम आर ग्रुप ऑफ साइड इफेक्ट, क्या कहा है एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम को, ग्रुप ऑफ साइड इफेक्ट दैट अकर ड्यू टू यूज ऑफ सर्टन मेडिकेशन, पर्टिकुलरली एंटीसाइकोटिक ड्रग की वजह से साइड इफेक्ट होती है, और एक नहीं होती है, पूरा ग्रुप ऑफ साइड इफेक्ट है।
तो ये आपको सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। तो कौन कौन से सिम्टम्स देखने को मिलेंगे? ये जो भी सिम्टम्स है उसके अंदर क्या होगा, दिस सिम्टम अफेक्ट द मोटर सिस्टम, ठीक है, वो मोटर सिस्टम को अफेक्ट करता है, और कैन इंक्लूड इनवॉलेंट्री मूवमेंट, मसल स्टिफनेस एंड ट्रेमर। ये जो भी 3-4 सिम्टम्स है उसकी वजह से बॉडी के अंदर इनवॉलेंट्री मूवमेंट देखने को मिलती है, मसल स्टिफनेस देखने को मिलता है एंड ट्रेमर देखने को मिलती है। तो एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स में एक आता है टार्डाइव डिस्काइनेसिया। तो इसके अंदर क्या होता है, टार्डाइव डिस्काइनेसिया में इनवॉलेंट्री रिपीटेटिव बॉडी मूवमेंट और इनवॉलेंट्री रिपीटेटिव बॉडी मूवमेंट, और स्पेशली कौन से पार्ट, उसका फेस, लिप एंड टंग, ऐसे टंग ऐसे बार बार बाहर निकालता होगा, वो ऐसे ये देखने को मिलता है इजीली। फेस, लिप एंड टंग में इनवॉलेंट्री रिपीटेटिव बॉडी मूवमेंट, तो उसको कहेंगे हम टार्डाइव डिस्काइनेसिया। फिर एकाथेसिया, तो उसके अंदर क्या होता है, फीलिंग ऑफ इनर रेस्टलेसनेस एंड अर्जेंट नीड टू बी कांस्टेंट मोशन, यानी कि वो इनर रेस्टलेस इतना होता है कि वो एक जगह ठीक से बैठ भी नहीं पाएगा। नीड टू बी इन कांस्टेंट मोशन, वो चलता फिरता रहता है, उसको अंदर इतना रेस्टलेस फील होता है कि वो एक जगह बैठ ही नहीं पाएगा। फिर आता है पार्किंसोनिज्म, तो सिम्टम्स सिमिलर टू पार्किंसोनिज्म। तो क्या होता है पार्किंसोनिज्म के सिम्टम में, कि ट्रेमर आती है। फिर ब्रेडिकाइनेसिया, काइनेसिया यानी मूवमेंट, ब्रेडी यानी कम, तो स्लोनेस ऑफ मूवमेंट, ब्रेडिकाइनेसिया देखने को मिलता है। फिर रिजिडिटी देखने को मिलती है, पोस्चरल इंस्टेबिलिटी देखने को मिलती है। फिर डिस्टोनिया, तो डिस्टोनिया क्या होता है, सस्टेन्ड और रिपीटेटिव मसल कॉन्ट्रैक्शन रिजल्टिंग इन एबनॉर्मल ऑफन पेनफुल पोस्चर और मूवमेंट, ठीक है। क्या क्या के कहा, रिपीटेटिव मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन आते हैं उसमें, उस वजह से उसको पेनफुल मूवमेंट रहती है उसके लिए। फिर आता है अदर कैटाटोनिक फिनोमिना, अदर कैटाटोनिक फिनोमिना, तो उसके अंदर कैटाटोनिक फिनोमिना के अंदर कितने सब टाइप है, कि एक तो है ऑटोमेटिक ओबीडियंस, आप जो भी कहो वो आपको ओबीडियंस, ऑटोमेटिक वो मतलब सब मानता है, ओबीडियंस से दिखाता है, तो वो भी कैटाटोनिक फिनोमिना में आएगा। फिर आता है नेगेटिविज्म, आप जो भी बोलो वो उसका मतलब वो नहीं ही करेगा, या फिर करेगा तो उसका उल्टा करेगा। अगर आपने कुछ कहा तो मतलब ये ला के दो, तो नहीं, वो खड़ा है तो आप बोलोगे बैठ जाओ, तो वो नहीं बैठेगा। फिर वो बैठा है तो वो खड़ा है तो आप बोलो कि इधर आओ, तो वो बैठ जाएगा, तो उसको बोलेंगे पैसिव। और आपने कुछ कहा और वो नहीं कर रहा है तो वो एक्यूट नेगेटिविज्म, और आपने कुछ कहा है और उसका उल्टा कर रहा है तो वो है पैसिव नेगेटिविज्म। ओके, ऑटोमेटिक ओबीडियंस, फिर नेगेटिविज्म, फिर एक्सेसिव कोऑपरेशन। अमुक कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं कि आपको एक्सेसिव कोऑपरेशन देंगे। फिर एक आता है वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी, फिर इकोप्रेक्सिया एंड इकोलेलिया, तो इसके बारे में हम एक के बाद एक देखते हैं। पहले तो ये कैटाटोनिक फिनोमिना, तो कैटाटोनिक फिनोमिना रिफर्स अ सेट ऑफ सिम्टम और बिहेवियर टिपिकल एसोसिएट विद कैटाटोनिया, कैटाटोनिया के साथ मतलब उसके एसोसिएट है ये सारे सिम्टम। उसमें क्या होता है कि स्टेट ऑफ साइकोमोटर इमोबिलिटी एंड बिहेवियरल इमोबिलिटी देखने को मिलती है। This can occur in a various psychiatric and medical conditions such as schizophrenia, mood disorder and some neurological condition. Catatonic उसमें क्या क्या आता है, एक तो stupor, a lack of motor activity often accompanied by mutism और immobility, तो उसको हम स्टूपर कहेंगे। वो मेंटल स्टेट में स्टूपरस अलग था और ये स्टूपर अलग है कि उसमें लैक ऑफ मोटर एक्टिविटी देखने को मिलेगी। फिर ओफन अकम्पेड बाय वो म्यूटिज्म और इमोबिलिटी रहता है। फिर कैटालेप्सी, तो कैटालेप्सी में क्या होता है कि मेंटेनिंग फिक्स पोस्चर ऑफन एक्सटेंडेड पीरियड, वो ऊपर हमने देखा ना घंटों तक एक होल्ड पोजीशन करके रखता है।
फिर वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी, लिम्स रिमेन इन वॉट एवर पोजिशन दे आर प्लेस्ड, वैक्स यानी मोम का पुतला बन गया हो उस तरह से उसने लिम जैसे ऐसे हाथ खुले रखे, ऐसा कुछ भी पोजीशन है ऑड पोजीशन तो उसी हिसाब से वो उधर ही फिक्स ऐसा हो जाता है, मतलब वही पोजीशन होल्ड करके रखता है। लिम रिमेन इन वॉट एवर पोजिशन दे आर प्लेस्ड। फिर आता है म्यूटिज्म, मतलब म्यूटिज्म मतलब मिनिमल वर्बल, बहुत कम बोलता है। नेगेटिविज्म ऊपर बताया उसी तरह से। ओपोजिशन या तो आप जो कहे उसका उल्टा करेगा, और नो रिस्पॉन्स जो कहेगा उसका कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देगा। फिर पोस्चरिंग तो वॉलंटरी असम्पशन ऑफ इनअप्रोप्रिएट और बाइजरे पोस्चर। फिर मैनरिज्म तो ओड एग्जाग्रेट एक्शन। फिर स्टीरियोटाइप तो रिपीटेटिव नॉन गोल डायरेक्टेड मूवमेंट, नॉन गोल डायरेक्टेड, ठीक है। फिर अजाइटेशन तो एक्सेसिव मोटर एक्टिविटी विदाउट अपरेंट पर्पस। फिर ग्रीमेसिंग तो फेशियल कंटोर्शन। फिर इकोलेलिया तो उसके अंदर वो जो भी आप बोलते हो तो उसका मिमिक करता है, जो भी स्पीच है आप जो भी कुछ बोलते हो तो वो मिमिक करेगा। एंड इकोप्रेक्सिया तो वो आपकी जो भी बॉडी मूवमेंट है या एक्शन है उसको मिमिक करेगा, तो उसको बोलेंगे इकोप्रेक्सिया। फिर आता है कन्वर्जन एंड डिसोसिएटिव साइन। कन्वर्जन एंड डिसोसिएटिव साइन, उसमें से आपको स्यूडो सीजर्स दिख रहे हैं, पोसेशन स्टेट दिख रहा है या कुछ अदर दिख रहा है। तो कन्वर्जन डिसऑर्डर एंड डिसोसिएटिव डिसऑर्डर, तो क्या होता है कन्वर्जन डिसऑर्डर की न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं पर उसका कोई मेडिकल कोज नहीं है। न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स विदाउट मेडिकल कोज, ठीक है। फिर डिसोसिएटिव साइन तो इसके अंदर डिसरप्शन इन कॉन्शियसनेस, मेमोरी, आइडेंटिटी एंड परसेप्शन। तो ये जो डिसोसिएटिव आइडेंटिटी पर्सनल डिसऑर्डर है, डिसोसिएटिव एमनेसिया है, डीपर्सनलाइजेशन, डीरियलाइजेशन इसके एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इसमें कन्वर्जन एंड डिसोसिएटिव साइन में स्यूडो सीजर या फिर पोसेशन स्टेट। पोसेशन स्टेट यानी कब्जाया हुआ दूसरों के द्वारे तो। और स्यूडो सीजर्स आ रहे हैं पर उसका कोई मेडिकल कोज नहीं है, न्यूरोलॉजिकल कोई कोज नहीं है पर आपको फिजिकल सिम्टम शो हो रहा है तो उसको बोलेंगे कन्वर्जन एंड डिसोसिएटिव साइन, ठीक है। फिर आते हैं कंपल्सिव एक्ट और रिचुअल और हैबिट। कोई एक ही एक्शन वो बार बार, जैसे नेल बाइटिंग वो कर ही रहा है। फिर हेल्यूसिनेटरी बिहेवियर तो स्माइलिंग और क्राइंग विदाउट रीजन, ऐसे हंस रहा है, रो रहा है। फिर मटरिंग और टॉकिंग टू सेल्फ, ऐसे कुछ खुद के साथ ही बड़बड़ ऐसे कर रहा है। फिर ऑड जेस्चरिंग कुछ आपको ऐसे देखने को मिल रहा है, तो ये सब हेल्यूसिनेटरी बिहेवियर अगर कुछ प्रेजेंट है तो यहाँ आपको लिखना है। तो ये अभी हमने जस्ट जी खत्म किया, जनरल अपीयरेंस एंड बिहेवियर, ठीक है। इसके अंदर कौन कौन से, एक था अपीयरेंस तो कैसा वो दिख रहा है वो हमें लिखना है कि उसके एज के अकॉर्डिंग, या फिर अंडरवेट ओवरवेट, या फिर फिजिकल डिफॉर्मिटी है कि नहीं कुछ, ये हमें लिखना है। फिर एक सेकेंड, फिर उसका फेशियल एक्सप्रेशन में हमने देखा एंग्सियस, ब्लंट, प्लेजेंट, फियरफुल, लेवल ऑफ ग्रूमिंग उसका कैसा है, नॉर्मल, सेबिली ड्रेस, ओवर ड्रेस, इडियोसिंक्रेटिकली ड्रेस, लेवल ऑफ क्लीनलीनेस, कॉन्शियसनेस, फिर उसका बिहेवियर, कोऑपरेटिव, आई टू आई कॉन्टेक्ट, साइकोमोटर एक्टिविटी, इंक्रीज डिक्रीज या नॉर्मल, પછી रेपोर्ट बना के रखा है या नहीं, जेस्चर, पोस्चर, अदर मूवमेंट कुछ देखने को मिल रही है या नहीं, फिर कैटाटोनिक फिनोमिना में से कौन सा प्रेजेंट है, फिर को कन्वर्जन एंड डिसोसिएटिव साइन, फिर कुछ ऐसा हैबिट उसकी है ऐसे जैसे नेल बाइटिंग ऐसा करके कंपल्सिव एक्ट के फॉर्म में, तो वो हम लिखेंगे। हेल्यूसिनेटरी कोई बिहेवियर आपको देखने को मिल रहा है तो वो लिखना है। अभी हमारा सेकंड पॉइंट, मेन पॉइंट आया स्पीच, ठीक है। स्पीच वो बोलने में कैसा है, मतलब वो कैसे बोल रहा है, तो उसका इनिशिएशन, स्पीच का इनिशिएशन वो
आप उधर जाके खड़े रहे तो वो अपने आप ही बोल रहा है, या फिर आपने जब स्पीक व्हेन स्पोकन टू, जब पूछा तभी बोला, या आपने पूछा पर आंसर कम दिया, या फिर वो म्यूट रहा। ठीक है, तो इनिशिएशन कैसा है, स्पॉन्टेनियस, स्पीक व्हेन स्पोकन टू, मिनिमल और म्यूट। फिर रिएक्शन टाइम, टाइम टेकन टू आंसर क्वेश्चन, तो आप जब पूछ रहे हो कुछ भी क्वेश्चन तो वो आंसर कब देता है, नॉर्मल डिले के साथ देता है, शॉर्ट एंड या फिर डिफिकल्ट टू असेस, उसका रिएक्शन टाइम क्या है। फिर रेट यानी उसकी स्पीड, बोलने की स्पीड कैसी है, नॉर्मल है, स्लो है या रैपिड है, तो रेट कहेंगे उसको स्पीच में हम। फिर जो बोलने की प्रोडक्टिविटी है वो मोनोसिलेबिक है, यानी कि वो एक ही ऐसा करके बोल रहा है, मतलब वो एक ही लेटर से मतलब ऐसे ही कर रहा है, या फिर एलोबरेट रिप्लाई, आप कुछ बोल रहे हो और पूरा आपको आंसर एलोबरेट करता है, या फिर प्रेशर बोल रहा है तो भी आपको लगे कि जैसे प्रेशर से बोल रहा हो। फिर वॉल्यूम यानी लाउडनेस, तो नॉर्मल है, इंक्रीज है या डिक्रीज्ड है। फिर उसका टोन यानी उसकी फ्रीक्वेंसी, तो नॉर्मल वेरिएशन में है, कभी वो धीरे बोलेगा फिर स्लो बोलेगा, ऐसे नॉर्मल वेरिएशन में है, या फिर हाई पिच में बोल रहा है या लो पिच में बोल रहा है, या मोनोटोनस, न हाई न लो, ऐसे ही जैसे मैं पढ़ा रही हूँ ऐसे, न कुछ न हाई आया न लो आया, तो उसको कहेंगे मोनोटोनस। Monotonous tone is characterized by lack of variation in pitch and rhythm. This means the speaker's voice remains on a single, unchanging tone, making it sound flat and dull. फिर उसकी रिलेवेंसी देखेंगे, हमने स्पीच के अंदर वो कब आंसर देना शुरू करता है, इनिशिएशन, उसका रिएक्शन टाइम, रेट, प्रोडक्टिविटी, वॉल्यूम और टोन देखा। अभी उसका रिलेवेंस यानी कि आपने जो क्वेश्चन पूछे हैं उसके अकॉर्डिंग ही उसने आंसर दिया है या नहीं, आंसर द क्वेश्चन अप्रोप्रिएटली, तो फुल्ली रिलेवेंट, सम टाइम ऑफ टारगेट या इररिलेवेंट, तो ये आपको इसमें लिखना है ऐसे। फिर आता है स्ट्रीम यानी स्ट्रीम यानी उसका फ्लो, तो उसके अंदर आपको क्या देखने को मिल रहा है, नॉर्मल है, फिर सर्कमस्टेंशियल है, यानी कि आप कुछ पूछ रहे हो तो गोल 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 घूम के एक पॉइंट पे आता है, मतलब आपको जो जवाब चाहिए वो मिलता तो है पर उससे पहले वो कई सारी ऐसे बातें करेंगे, गोल घुमा के आपको उसी आंसर पे लाएगा। फिर आता है टेंजिशियल, तो वो मेन पॉइंट जो बात का है उस पे नहीं पहुंच सकता। फिर आपने कुछ पूछा और वो ब्लॉक हो गया, जैसे वाइवा में होता, वाइवा जब लिए जाते हैं तो होता है ना, कुछ क्वेश्चन पूछते और आपका माइंड ब्लॉक हो, आप जो बोल रहे हो ब्लॉक हो गया। फिर वर्बिजरेशन, तो रिपीटेशन ऑफ मीनिंगलेस वर्ड एंड फ्रेसेस, एक का ही एक सेंटेंस वो रिपीट एंड रिपीट बोल रहा है, या फ्रेज है कुछ वो बोल रहा है। फिर वर्बिजरेशन, स्टीरियोटाइप वर्बल, अभी देखो स्टीरियोटाइप वर्बल में विथ मीनिंग होगा, वर्बिजरेशन में विदाउट मीनिंग होगा, आगे हम ये इसमें देखते हैं अच्छे से। अभी स्ट्रीम में क्या देखा, नॉर्मल है उसकी स्ट्रीम, सर्कमस्टेंशियल है, टेंजिशियल है, ब्लॉकिंग है, वर्बिजरेशन है, स्टीरियोटाइप है, फ्लाइट ऑफ आइडिया है, क्लंज एसोसिएशन है। ठीक है, स्ट्रीम यानी फ्लो और रिदम ऑफ स्पीच। तो वर्बिजरेशन में क्या होता है कि कांस्टेंट और ऑब्सेसिव रिपीटेशन ऑफ मीनिंगलेस वर्ड और फ्रेजेस, कांस्टेंट और ऑब्सेसिव रिपीटेशन, एक का एक शब्द बार बार ऐसा, और या फिर फ्रेज है कुछ तो वो बार बार बोलता रहता है। फिर तो और स्टीरियोटाइप वर्बल, स्टीरियोटाइप भी रिपीटेटिव ही होता है, आप एक्शन करो या कुछ बोलो, ठीक है, यहाँ वर्बल लिखा है तो कुछ बोलना है, तो क्या डिफरेंस आएगा पहले ये देख लेते हैं। स्टीरियोटाइप वर्बल, तो एन ऑफन अनफेयर एंड अनट्रू बिलीफ that may people have about all people or thing with particular characteristic.
वर्बिजरेशन में क्या बताया था, वर्बिजरेशन और स्टीरियोटाइप वर्बल दोनों में ही वो रिपीटेटिव सेंटेंस बोलते हैं। इसमें क्या होगा वर्बिजरेशन में कि ये जो बोलता है वो मीनिंगलेस रिपीटेशन होता है, जैसे कि द कैट द कैट द कैट द कैट ऐसे करके बोलता रहता है। स्टीरियो वो कॉन्स्टेंट रिपीटेटिव ऐसे वर्ड या कुछ फ्रेज बोलता है। स्टीरियोटाइप वर्बल स्ट्रीम ऑफ स्पीच में क्या होगा कि वो जो बोलता है वो विथ मीनिंग होगा। अगर आप उससे उससे कुछ बात कर रहे हो तो वो आपको ऐसे ही रिपीटेटिव फॉर्म में ही वो आपके साथ बात करेगा। जैसे आप उससे कुछ बात कर रहे हो तो इट्स ओके फाइन, इट्स ओके फाइन, इट्स ओके फाइन, ऐसा करके रिपीट एंड रिपीट वो ऐसा कुछ करके आपको आंसर दे रहा है, तो उसको स्टीरियोटाइप वर्बल हम कहेंगे। फिर आता है फ्लाइट ऑफ आइडिया। तो फ्लाइट ऑफ आइडिया एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक में वो फ्लाइट कर जाता है, वो उड़ जाता है ऐसे। वो फ्लाइट ऑफ आइडिया इज अ फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर। इट रिफर्स द एक्सप्रेशन ऑफ rapidly shifting thought in an individual. Thoughts are expressed through language. An individual with flight of idea thoughts are expressed in highly associative manners. अभी देखो क्या कर रहे हैं, रिपीटेडली शिफ्टिंग थॉट, उसके जो थॉट है रैपिडली शिफ्ट हो रहे हैं। उसको लग रहा है पहले मुझे IAS ऑफिसर बनना है, फिर उसको लगता है कि मैं कुछ और बन जाऊं, मैं साइंटिस्ट बन जाऊं, ऐसा करके रैपिडली शिफ्ट हो रहे हैं उसके आइडियाज। फिर एक आता है क्लंज एसोसिएशन। तो वो ऐसे एक साउंड जैसा जो राइम से जैसा लग रहा है, मतलब उसी हिसाब से एक साउंड में जो हमें सुनाई दे तो उस तरह के सेंटेंस में वो बात कर रहा है। एसोसिएशन ऑफ वर्ड बेस्ड ऑन देयर सिमिलर साउंड रादर देन मीनिंग नहीं बनता है, पर वो जो बोल रहा है उसमें सिमिलर साउंड आपको सुनने को मिलता है। उसके एग्जाम्पल में आई रोट द गॉट, ओवरलोड, बॉट माई फ्लोट, टॉट। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल। फिर दूसरा है ही रेन द ट्रेन, ब्रेन ग्रेन, स्ट्रेन द क्रेन, ऐसा करके उसका जो सिमिलर साउंड आपको राइम्स में से देखने को मिलेगा। फिर एक आता है कोहरेंस यानी कि उसकी लॉजिकल कंसिस्टेंसी कैसी है। आपने कुछ पूछा तो उसने लॉजिकल कंसिस्टेंसी में आपको मतलब जो पूछा है उसी हिसाब से उसको आंसर किया है या नहीं, तो फुल्ली कोहेरेंट है या इनकोहेरेंट है। फिर अदर में इकोलेलिया, परसवरेशन एंड नियोलॉजिज्म। तो इकोलेलिया में हमने देखा कि वो वर्ड की मिमिक करता है और इकोप्रेक्सिया में वो एक्शन की करता है। अभी परसवरेशन, तो परसवरेशन में क्या होता है कि कंडीशन वेयर पीपल माइट रिपीट वर्ड, फ्रेज और साउंड। देखो यहाँ भी वी रिपीट वर्ड, फ्रेज, साउंड। हमने देखा ना कि वर्बिजरेशन और स्टीरियोटाइप इसमें मीनिंगलेस होता था, इसमें विथ मीनिंग होता है। तो परसवरेशन में थोड़ा ही डिफरेंस आएगा। क्या आएगा कि इसमें क्या होता है, देखो यहाँ लिखा है परसवरेशन इज व्हेन रिपीट द वर्ड और फ्रेज। वो रिपीटेडली बोलेगा, पर कब बोलेगा, आफ्टर द एंड ऑफ स्टिम्युलस और ट्रिगर। मतलब आपने कुछ बोला, वो आपको खत्म आपकी बात करने देगा, उसके बाद में वो अपना रिपीटेटिव जो भी वर्ड एंड फ्रेज है वो बोलता रहेगा। तो फिर से पढ़ते, परसवरेशन में अ condition where people might repeat word, phrase or sound. Echolalia and perseveration are often mistaken for one another. Echolalia is when person echoes or repeat the same word and phrase or phrase. Perseveration is when they repeat word or phrase after the end of stimulus or trigger. न्यूलोजिशन में कुछ नया ही न्यूली कॉइंड वर्ड, कुछ नया ही वर्ड बना के लाया है, ऐसा कुछ बोल रहा है। फिर सैंपल ऑफ स्पीच का सैंपल लेना है तो कैसे लेंगे आप उसको, ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछेंगे और वो 2-3 सेंटेंस में आपको आंसर देगा। फिर अभी हमारा जी फॉर जनरल अपीयरेंस एंड बिहेवियर एक हुआ। फिर एस से हमारी स्पीच हुई। स्पीच में हमने क्या देखा कि आप कुछ पूछ रहे हो तो आप पूछ रहे हो, बात कर रहे हो, तो इनिशिएशन कब कर रहा है,
आंसर देने का रिएक्शन टाइम क्या है, फिर उसका रेट क्या है, मतलब स्पीड क्या है, प्रोडक्टिविटी क्या है, वॉल्यूम क्या है मतलब कि लाउडनेस, टोन यानी कि फ्रीक्वेंसी, रिलेवेंस, फिर स्ट्रीम उसकी क्या है, मतलब स्ट्रीम यानी क्या कि फ्लो एंड रिदम ऑफ स्पीच। ठीक है, स्ट्रीम क्या है, तो स्ट्रीम में उसका फ्लो, बोलने का फ्लो क्या है, तो वो गोल गोल घुमाता है बात को, या फिर पहुंच ही नहीं पाता, ब्लॉक हो जाता है, फिर रिपीटेडली कुछ बोलते रहता है, फ्लाइट आइडिया है उसके क्या है वो आपको उसमें देखने को मिल रहा है। फिर कोहेरेंट, आप कुछ बोल रहे हो तो वो उसको रिलेवेंसी के साथ लॉजिकल कंसिस्टेंसी में बता रहा है या नहीं। फिर अधर्मिक प्रक्रिया, परसवरेशन, नियोलॉजिज्म हमने देखा। फिर अभी आता है 3 नंबर का पॉइंट, मूड एंड अफेक्ट। मूड एंड अफेक्ट, उसमें सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। आप पेशेंट को पूछ रहे हैं कि आपको कैसा लग रहा है, आज आपका मन कैसा है, तो वो जो भी आपको बताएगा तो वो आएगा सब्जेक्टिव मूड। फिर आप देख रहे हैं कि वो गुस्सा कर रहा है या फिर कुछ ठीक नहीं लग रहा है, तो आप जो भी आपके फाइंडिंग्स है वो ऑब्जेक्टिव, आप ऑब्जर्व, बाय ऑब्जर्वेशन आप उसका मूड देख सकते हो। फिर प्रोडोमिनेंट मूड स्टेट, प्रीडोमिनेंट मूड स्टेट, मूड स्टेट प्रीडोमिनेंट मतलब पहले से ही उसका ऐसा डोमिनेंट, प्रीडोमिनेंट तो कैसा है मूड स्टेट उसका प्रीडोमिनेंटली कैसा है, तो वो इरिटेबल लग रहा है पहले से, लायबल यानी क्विक चेंज होता है उसका मूड, वो ये सब हम बाद में एक साथ ही देखेंगे, पर अभी पहले देख लो कि प्रीडोमिनेंट मूड स्टेट में वो इरिटेबल आपको दिख रहा है, लायबल दिख रहा है, ब्लंट दिख रहा है, एंक्सियस दिख रहा है, फियरफुल दिख रहा है, फिर उसका पैनी मूड लग रहा है, अग्रेसिव लग रहा है, चीयरफुल है, वो डिप्रेस्ड है, अप्रोप्रिएट है या इनअप्रोप्रिएट, आपको मूड स्टेट इसमें से कौन सा लग रहा है। देखो इरिटेबल, इरिटेट होता है तो ये तो समझ में आता है। फिर ओके, पहले प्रीडोमिनेंट मूड ये क्या होता है, तो हैविंग अ सुपीरियर पावर ऑफ इन्फ्लुएंस, फॉर एग्जांपल रेड इज प्रीडोमिनेंट, मतलब पहले से ही कौन सा उस पे हावी है, सिंपल मीनिंग इसका यही है। लायबल यानी क्विक चेंज होता है। इमोशनल लायबिलिटी इज अ न्यूरोलॉजिकल कंडीशन कोजिंग एन इंडिविजुअल टू लाफ और क्राई इनवॉलेंट्री एंड अनकंट्रोलेबली। This expression of emotion may occur at inappropriate time, such as crying when sharing a joke, आप जोक सुना रहे हो वो रो रहा है, और laughing during serious situation in workplace, तो उसको बोलेंगे लायबल। फिर आता है पेनी मूड, तो इसके अंदर क्या होता है कि स्टेट ऑफ बीइंग व्हेन सम इज फीलिंग लो, सैड और डाउनकास्ट, तो उसे पेनी मूड, आपको लो फील हो रहा हो, आप दुखी लग रहे हो, आपको डाउन ऐसा लग रहा है, तो वो आपका पेनी मूड है। इट इम्प्लाइज अ फीलिंग ऑफ मेलनकोली और ग्लूमिनेस, ये जो दुखी करने वाली फीलिंग है होती है वही पेनी मूड है। फिर हमने क्या देखा, जी से जनरल अपीयरेंस एंड बिहेवियर, फिर एस से स्पीच देखा, फिर जीएस एम से हमने मूड एंड अफेक्ट देखा, फिर अभी टी पहुंचे, टी फॉर थॉट, तो थॉट के अंदर उसका पहले तो स्ट्रीम देखना है, स्ट्रीम यानी कि फ्लो देखना है, थॉट का स्ट्रीम कैसे आता है, आप कुछ पूछ रहे हो तो आपको कैसे फ्लो में आंसर दे रहा है, नॉर्मली दे रहा है, फिर रेसी थॉट यानी कि उसको फास्ट थॉट आ रहे, फिर रिटार्डेड थिंकिंग, पुअर रिटार्डेड, उसको पुअरली रिटार्डेड थिंकिंग उसकी देखने को मिल रही है, या फिर ऐसे कुछ पूछा और उसके थॉट ही ब्लॉक हो गए, वो कुछ सोच ही नहीं रहा है, उसका थॉट ब्लॉक हो गया, या फिर मॉडल और अनक्लियर थिंकिंग है उसकी, या फिर फ्लाइट ऑफ आइडिया है, क्लंज एसोसिएशन या म्यूट है। क्लंज एसोसिएशन हमने ऊपर देखा कि एक जैसे ही वो वर्ड यूज करके फिर चाहे मीनिंग ना निकले तो उसे वो बोलता रहता है, तो उसे कहेंगे क्लंज एसोसिएशन। ठीक है, तो वो स्ट्रीम में देखना है उसका थॉट का फ्लो कैसा है। ये अभी उसमें स्ट्रीम देखी थी पर वो स्पीच का फ्लो कैसा था, यहाँ हमें थॉट का फ्लो देखना है। फिर
थॉट का फॉर्म भी देखना है हमें, वो किस फॉर्म में थॉट क्रिएट हो रहा है। तो नॉर्मल है उसकी थिंकिंग, आपको उसके थॉट आपको कैसे लग रहे हैं, अंडरस्टेबल लग रहे हैं, फिर उसमें भी सेम वे सर्कमस्टेंशियल लग रहे हैं, टेंजिशियल, फिर नियोलॉजिज्म, वर्ड सलाड। देखो वर्ड सलाड तो मिक्सचर ऑफ वर्ड और फ्रेजेस दैट इज कंफ्यूज्ड एंड डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। ऐसा पूरा सलाड बना दिया, जैसे सलाड में हम सब डाल रहे हैं ना वेजिस और सब, तो उसी हिसाब से इसमें इसने वर्ड का सलाड बना दिया है। फिर एम्बीवेलेंस में एक ही समय पे दो ऑपोजिट आपको फीलिंग आती है, प्लेस या पर्सन या ऐसे किसी चीज के लिए। अ स्टेट ऑफ हैविंग टू ऑपोजिंग फीलिंग एट द सेम टाइम और बीइंग अनसर्टेन अबाउट हाउ यू फील। किसी चीज या पर्सन के लिए आपको एक ही टाइम पे दो ऑपोजिट फीलिंग आती है, यानी कि सिंपल आप पर्सन के बारे में सोचो तो आपको उसी पर्सन के लिए आपको प्यार भी होता है और उसी पर्सन से आपको गुस्सा या नफरत भी होता है। आप अपने कोई भी पार्टनर के बारे में ले लो, या फिर आपके सिबलिंग्स है, या फिर कभी कभी हाँ सिबलिंग है, आप उससे प्यार भी करते हो, आपको इरिटेट करता है तो गुस्सा भी, नफरत नहीं हो रही है पर गुस्सा तो आ रहा है। ऐसा करके दो ऑपोजिट फीलिंग एक ही टाइम पे आपको आ रही है। फिर आता है परसवरेशन, तो उसमें हमने देखा था कि रिपीटेटिवली कंटिन्यूस बिहेवियर, और यहाँ थॉट के बारे में तो रिपीटेड आपको एक ही थॉट क्या आ रहा है या नहीं, तो परसवरेशन में। फिर उसका कंटेंट, जैसे स्टडी कंटेंट में आपका पूरा कोर्स कंटेंट होता है, उसी तरह थॉट का कंटेंट क्या है, तो उसके अंदर उसके आइडिया कैसे है, उसका थॉट कैसा है, वो मतलब कैसा सोच रहा है, ये सब कुछ फोबियास है या नहीं, तो ये उसका कंटेंट है थॉट का। तो एक के बाद एक देखेंगे कि डेल्यूजन क्या है कि फॉल्स बिलीफ पर कैसी, तो फिक्स एंड अनसेकेबल फिक्स फॉल्स बिलीफ, उसको कहते हैं डेल्यूजन। ठीक है, तो डेल्यूजन में भी उसके स्पेसिफिक टाइप है कि परसेक्यूटरी डेल्यूजन ऑफ रेफरेंस, डेल्यूजन ऑफ इन्फ्लुएंस और पैसिविटी, हाइपोकॉन्ड्रिकल डेल्यूजन ऑफ ग्रेंड्यूर, निहिलिस्टिक डेल्यूजन ऑफ इनफेडिलिटी, डेल्यूजन ऑफ कंट्रोल और बिजारे डेल्यूजन। एक के बाद हम एक देखते हैं। हमें ये मीनिंग जान के हमें ये पेशेंट को मैं बताती हूँ कैसे पूछना है। परसेक्यूटरी डेल्यूजन, तो बिलीव that one is being targeted, harassed or conspired against by the other without evidence कुछ भी नहीं है, और वो ऐसे सोचेगा कि सामने वाले सब मुझे टारगेट कर रहे हैं, हैरेस कर रहे हैं। ठीक है, तो when example, some might believe that their neighbor are plotting to harm them by spreading rumors about them। ठीक है, ये एक सिंपल एग्जाम्पल था कि सोच रहा है पड़ोसी कुछ मेरे बारे में ऐसा प्लॉटिंग कर रहे हैं मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए, और ऐसी अफवाह फैला रहे हैं। तो ये परसेक्यूटरी डेल्यूजन। तो हमें आप पेशेंट से पूछना है कि ऐसा आपको लग रहा है कि दूसरे आपके बारे में आपको कुछ नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच रहे हो, या आपको टारगेट किया जा रहा हो, ऐसा कुछ आपको लग रहा है। तो अगर वो इसके बारे में कुछ आपको बातें बताएगा, तो यहाँ से आपको उसका टेंजिशियल फॉर्म है, सर्कमस्टेंसेस है, ये सब आपको इधर पता चलेगा। तो वो हाना जो भी मिलता है तो आपको पता चलता है कि परसेक्यूटरी डेल्यूजन है या नहीं। फिर डेल्यूजन ऑफ रेफरेंस, तो बिलीव दैट रैंडम इवेंट और एक्शन ऑफ अदर आर डायरेक्टली रिलेटेड टू ओन सेल्फ। जो भी बन रहा है वो बस मुझे ही, मतलब ये जो भी हो रहा है वो मेरे से ही रिलेटेड है। एग्जाम्पल ऑफ सीइंग स्ट्रेंजर टॉकिंग एंड बिलीविंग दे आर डिस्कसिंग यू स्पेसिफिक। कोई दो लोग बात कर रहे हैं तो मेरी ही बातें हो रही है, खुद को ही रेफरेंस दे रहा है, तो उससे बोलेंगे डेल्यूजन ऑफ रेफरेंस। तो ऐसे पूछना है कि दो लोग बात कर रहे हैं तो आपको ऐसा लगता है कि वो आपके बारे में ही बातें हो रही हो। अगर वो हाँ बोलता है, अपने कुछ विचार रखता है इसके बारे में पॉजिटिवली, तो आपको पता चला कि ये डेल्यूजन ऑफ रेफरेंस है इसको। फिर डेल्यूजन ऑफ इन्फ्लुएंस और पैसिविटी, बिलीव
that one's thought, feeling और action are controlled by external force, influence, ठीक है। तो वो influence में उसको तो कौन इन्फ्लुएंस कर रहा है, पैसे, मतलब वो एक्टिवली खुद नहीं है तो पैसिव वो हुआ, कोई तो कंट्रोल कर रहा है, तो एक्सटर्नल फोर्स उसको कंट्रोल कर रहा है। एग्जाम्पल, फीलिंग लाइक समवन एल्स इज कंट्रोलिंग योर थॉट और मूवमेंट, तो उसको बोलेंगे डेल्यूजन ऑफ इन्फ्लुएंस, पैसिविटी और पैसिविटी। फिर एक आता है हाइपोकॉन्ड्रिकल डेल्यूजन। इसमें पेशेंट को पूछना है कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपको किसी ने आपके थॉट या आपकी बॉडी या बॉडी नहीं, मूवमेंट, तो वो किसी ने कंट्रोल करके रखे हो, तो वो आपको उसके मतलब आंसर कुछ देगा। फिर हाइपोकॉन्ड्रिकल डेल्यूजन, तो इसके अंदर हाइपोकॉन्ड्रिकल, तो उसको अंदर पेशेंट को क्या लगता होगा कि एग्जैगरेटेड बिलीफ, एकदम से ऐसा मानता है कि हैविंग अ सीरियस इलनेस डिस्पाइट ऑफ मेडिकल रीअश्योरेंस, आपको मेडिकल रीअश्योरेंस है कि भाई आपको कुछ नहीं हुआ है, आप ठीक हो, आपके सब लैब रिपोर्ट और सब ऐसे नॉर्मल है, मेडिकली आप रीअश्योर हो, फिर भी उसको ऐसा लगता है कि मुझे कोई सीरियस इलनेस हो गई है। एग्जाम्पल में, कॉन्स्टेंटली कन्विंस्ड दैट माइनर हेडेक इज अ साइन ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन इवन आफ्टर डॉक्टर कंफर्म अदरवाइज। फिर एक आता है डेल्यूजन ऑफ ग्रैंड्यूअर, तो इसके अंदर क्या होता है, बिलीव इन हैविंग एक्सेप्शनल एबिलिटी, उसके पास एक्सेप्शनल एबिलिटी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा जो दूसरों के पास नहीं, वो एक्सेप्शनल एबिलिटी है। फिर या तो वेल्थ है या फिर फेम है या फिर पावर है, एबिलिटी, वेल्थ, फेम और पावर जो दूसरों के पास नहीं है, एक्सेप्शनल, तो देट आर नॉट ग्राउंडेड इन रियलिटी, वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है, पर उसको ऐसा लगता है कि उसके पास एबिलिटी है या वेल्थ है या फेम है या पावर है जो दूसरों के पास नहीं है। एग्जाम्पल, बिलीविंग वन इज डिवाइनिंग फिगर और अ वर्ल्ड रिनाउड सेलिब्रिटी, ठीक है। इसके अंदर हम वो कहते हैं ना, अपुनिज भगवान है, मैं ही खुदा हूँ, ऐसा करके मेरे पास ही ये सब सारे शक्ति है, पावर है, पर हकीकत में उसके पास नहीं होता, तो उसी तरह कुछ ऐसा पावर हो गया, कुछ ऐसी बिलीफ हो गई, पैसा हो गया, मैं ही नंबर 1, पर हकीकत में उसके पास इतने पैसे या फेम या पावर नहीं होता, तो उसको कहेंगे डेल्यूजन ऑफ ग्रैंड्यूअर। फिर एक आता है निहिलिस्टिक डेल्यूजन। निहिलिस्टिक डेल्यूजन में क्या होता होगा कि बिलीव दैट वन सेल्फ, अदर और वर्ल्ड डज नॉट एग्जिस्ट, या तो वो खुद या दूसरे या पूरी दुनिया एग्जिस्ट ही नहीं करते, हैज सीज्ड टू एग्जिस्ट, ठीक है, वो मर गए हैं या है नहीं, ऐसा उसको लगता है। एग्जाम्पल में देखते हैं कि बिलीविंग दैट एंटायर यूनिवर्स हैज ऑलरेडी एंडेड बट ओनली द इंडिविजुअल इज लेफ्ट टू विटनेस, मैं अकेला ही बच गया हूँ, या फिर उसको ऐसा भी, मैं भी नहीं रहा, मैं पता नहीं कहाँ चला गया, ये कौन सी दुनिया में आ गया। तो निहिलिस्टिक डेल्यूजन, पेशेंट को आप पूछ सकते हैं कि आपको कैसा लग रहा है कि आपके आसपास कुछ नहीं है, सारे लोग चले गए हैं या मर गए हैं, ये पूरी दुनिया में आप अकेले रह गए, ऐसा आपको लग रहा है, तो ये आता है निहिलिस्टिक डेल्यूजन। फिर डेल्यूजन ऑफ इनफिडेलिटी, तो इसके अंदर क्या होता है, अनफाउंडेड बिलीफ दैट वंस रोमांटिक पार्टनर इज अनफेथफुल, उसको ऐसा ही लग रहा है कि उसका जो पार्टनर है वो उसको धोखा दे रहा है, तो उसको कहेंगे इनफिडेलिटी ऑफ डेल्यूजन। उसका एग्जाम्पल में, अक्यूजिंग पार्टनर ऑफ चीटिंग विदाउट एनी एविडेंस, वो अक्यूज कर रही है, उसके ऊपर आरोप लगा रही है, कोई भी उसके पास एविडेंस नहीं है, फिर भी चीटिंग का आरोप लगा रही है, तो उसे डेल्यूजन ऑफ इनफिडेलिटी कहेंगे। फिर डेल्यूजन ऑफ कंट्रोल, तो दूसरे ने उसको कंट्रोल करके रखा होगा, बिलीव दैट वन थॉट, फीलिंग और एक्शन आर बीइंग कंट्रोल्ड बाय एक्सटर्नल फोर्स। एग्जाम्पल, फीलिंग लाइक योर माइंड इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय एलियन थ्रू इम्प्लांटेड डिवाइस, आपके दिमाग के अंदर कुछ डिवाइस इम्प्लांट कर दिया है और एलियन उसको चला रहा है, उसी हिसाब से आप
कंट्रोल में है उसके, आपकी फीलिंग, आपके एक्शन सब उसके कंट्रोल में है, तो डेल्यूजन ऑफ कंट्रोल। फिर बिजारे डेल्यूजन, तो उसके अंदर क्या होगा कि बिलीव दैट इज इम्पॉसिबल, अब्सर्ड और इम्पॉसिबली इन रियलिटी, जो बिजार है, तो ऐसे पागलपन सी वो थिंकिंग मतलब होती है। तो किस तरह की, कि बिलीविंग दैट वन कैन फ्लाई विदाउट एनी असिस्टेंट और टेक्नोलॉजी, मैं उड़ सकती हूँ, मैं यहाँ से वहाँ जा सकती हूँ ऐसा करके, पर वो हकीकत में विदाउट एनी असिस्टेंट और टेक्नोलॉजी ऐसे किसी के ह्यूमन के तो पर नहीं निकले, तो ऐसे तो वो नहीं उड़ सकेगा। विदाउट एनी असिस्टेंट और टेक्नोलॉजी वो उड़ नहीं पाएगा। फिर भी उसको वो बाइजरी डेल्यूजन में उसको लगता है कि वो उड़ सकता है। फिर उसको हम थॉट के अंदर उसको आइडिया, थॉट के अंदर कंटेंट में हम देख रहे हैं कि उसको आइडिया कैसे आ रहे हैं। वर्थलेसनेस, कि उसकी कोई कीमत ही नहीं है ऐसा उसको लग रहा है। हेल्पलेसनेस, वो लाचार फील कर रहा है। होपलेसनेस, उसको निराशा आ रही है। गिल्ट, उसको कुछ दोषी है ऐसा करके कुछ ख्याल आ रहे हैं। हाइपोकॉन्ट्रिकल, सेम ऊपर की तरह। फिर डेथ विशेस, तो सीरियस इलनेस ये वाला बताए ना। फिर डेथ विशेस, वो मरने का कुछ उसको ख्याल आ रहा है, तो इस तरह से उसको कैसे आइडिया आ रहे हैं। फिर थॉट एलिनेशन ओ फिनोमिना, थॉट एलिनेशन मतलब क्या, विमुखता। थॉट मतलब जो आप प्रॉपर वे में डायरेक्शन में थॉट आने चाहिए, तो उससे आप इरिलेवेंट सोच रहे हो। तो उसमें 3 टाइप आते हैं, थॉट इंसर्शन, थॉट विड्रॉल एंड थॉट ब्रॉडकास्टिंग। इंसर्शन में क्या होता है कि किसी ने थॉट आपके अंदर इंसर्ट किए है। विड्रॉल में किसी ने आपके थॉट विड्रॉल कर लिए, और ब्रॉडकास्टिंग में किसी ने आपके थॉट ब्रॉडकास्ट कर दिए है। ऑब्सेशनल और कंपल्सिव फिनोमिना, मतलब ऑब्सेशन यानी एक ही आपके अंदर दिमाग में वो ख्याल आता है। एंड कंपल्सिव फिनोमिना में आप रिपीटेटिवली एक्शन कुछ कर रहे हो, तो वो थॉट भी हो सकते हैं। मतलब ये दोनों साथ में लिया है, तो थॉट, इमेज, रूमिनेशन यानी कुछ अफवाह मन में ऐसे आ रही है। फिर डाउट आ रहा है। फिर इम्पल्सिव रिचुअल्स, मतलब हैबिट कुछ ऐसे आप कर रहे हो, नेल बाइटिंग ऐसा कुछ, तो वो बार बार ऐसा कर रहे हो। फिर अगर कुछ डर लग रहा हो, इरेशनल फियर उसमें उसको है। फोबिया कुछ है। प्री ऑक्यूपेशन, पहले से ही कुछ ऐसे, मतलब उसके पास कुछ ऐसे पहले से ही कुछ थॉट है, उसमें वो प्री ऑक्यूपाइड है। तो अगर ऐसा कुछ है तो वो एनी प्री ऑक्यूपेशन में आएगा। तो हमने ये टी से थॉट देखा, जी से हमने जनरल अपीयरेंस एंड बिहेवियर देखा, एस से स्पीच देखी, एम से मूड एंड अफेक्ट देखा, टी से थॉट देखा। थॉट के अंदर उसका स्ट्रीम यानी कि फ्लो कैसा है, फिर थॉट का फॉर्म कैसा है, फिर थॉट का कंटेंट कैसा है, फिर उसके आइडियाज कैसे है, ठीक है। फिर ऑब्सेशनल कंपल्सिव फिनोमिना कुछ ऐसी है तो कैसा है, फोबियास कुछ है कि नहीं, प्रीऑक्यूपेशन कुछ है कि नहीं। फिर ई से आता है परसेप्शन। परसेप्शन में डेल्यूजन में हमने देखा कि फॉल्स फिक्स, फिर अनसेकेबल बिलीफ। फिर परसेप्शन में आता है इल्यूजन। इल्यूजन यानी कि मिस इंटरप्रिटेशन, कुछ भी चीज है तो उसका वो क्या करेगा, मिस इंटरप्रिटेशन विद इन एक्सटर्नल स्टिम्युलाई, मतलब कुछ चीज उसको दिखाई दे रही है पर उसका वो इंटरप्रिटेशन क्या करेगा, गलत करेगा। मतलब सामने उसको रस्सी दिख पड़ी है पर उसको क्या लगेगा कि वो सांप है, तो मिस इंटरप्रिटेशन किया। पर उधर क्या है कि स्टिम्युलाई है, एक्सटर्नल स्टिम्युलाई है। हेल्यूसिनेशन में क्या होगा कि एक्सटर्नल स्टिम्युलाई नहीं होगा। विदाउट एक्सटर्नल स्टिम्युलाई उसे या तो कुछ सुनाई देगा या कुछ दिखाई देगा, या फिर उसे कुछ ऐसे स्मेल आएगी, या फिर उसे गस्टरी यानी कुछ ऐसे टेस्ट आएगा, या फिर टेक्टाइल यानी कि कुछ ऐसे उसके बॉडी पे चल रहा हो या टच हो रहा हो ऐसा उसे लगेगा। तो ये हेल्यूसिनेशन के टाइप थे। और हेल्यूसिनेशन, ठीक है। ई पी से परसेप्शन हम देख रहे हैं, इल्यूजन देखा, मिस इंटरप्रिटेशन विद इन एक्सटर्नल स्टिमुलाई। हेल्यूसिनेशन में देखा कि फॉल्स परसेप्शन विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई, ठीक है। ऑडिटरी में वो कुछ सुन रहा है, विजुअल में कुछ देख रहा है, ओल्फैक्टरी में स्मेल आ रही है, गस्टरी में टेस्ट आ रहा है, और टेक्टाइल में फीलिंग सेंसेशन आ रहा है, ठीक है। फिर एक आता है सोमेटिक पैसिविटी। सोमेटिक, सोमा यानी बॉडी, और पैसिविटी यानी
कि देखो, दिस रिफर टू द फीलिंग दैट वंस एक्शन और मूवमेंट आर कंट्रोल्ड बाय एक्सटर्नल फोर्स। क्या कहा? फीलिंग दैट वंस एक्शन, उसकी एक्शन है या मूवमेंट है वो एक्सटर्नल फोर्स से कंट्रोल है, रादर देन बाय वंस ओन विल। मुझे ये हाथ हिलाना है तो मुझे ये पेन चाहिए, मैंने उठा के ले ली, तो मैं ये हाथ जो ऐसे ऐसे मैंने हाथ लिया तो वो मेरी इच्छा से लिया, मुझे ये चाहिए था और मैंने ऐसे हाथ उठाया। पर अगर मेरा हाथ ऐसे ही उठ रहा है तो वो बाहर का कोई ऐसा कंट्रोल कर रहा है, ऐसा उसे लगता है। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन एक्सपीरियंसिंग सोमेटिव पैसिविटी, उसको क्या लगेगा? माइट फील एज दो their hand is moving on its own accord without them। उसके हाथ अपने आप ही हिल रहे हैं, मैं नहीं हिला रहा हूँ, वो कोई और आके ऐसा मतलब हिला रहा है ऐसा उसके हाथ जैसे। तो उसको कहेंगे सोमेटिक पैसिविटी। फिर डेजावू जमाइसू, डेजावू में क्या होगा कि उसको ऐसा लगता होगा कि ये मैंने कुछ सिचुएशन है या कुछ रास्ते है, ऐसी परिस्थिति है तो ये पहले देखी हुई है, तो वो सब फेमिलियर लगता है। जमाइसू में क्या होगा कि वो कितनी भी बार उधर से वही रास्ते से पसार हुआ होगा, फिर भी उसको जब वापस उधर से निकलेगा तो ऐसा उसको लगेगा कि अरे ये तो मैं यहाँ पहली बार आया हूँ। तो फेमिलियर जो भी था वो भी उसको अनफेमिलियर लगेगा जमाइसू में, और जो डेजावू में अनफेमिलियर है वो भी उसको फेमिलियर लगेगा। ठीक है, ये दो डिफरेंस है। फिर डीपर्सनलाइजेशन एंड रियलाइजेशन। डीपर्सनलाइजेशन में क्या होता होगा कि समवन फील डिस्कनेक्टेड फ्रॉम देयर ओन थॉट, फीलिंग और बॉडी, तो उसको कहेंगे डीपर्सनलाइजेशन। रियलाइजेशन, रियलाइज कुछ हो ही नहीं रहा है तो एक्सटर्नल वर्ड से अनरियल और उधर से कट ऑफ उसको लग रहा होगा। दिस इज द सेंस दैट एक्सटर्नल वर्ल्ड इज अनरियल और अनफेमिलियर। कलर्स माइट सीम म्यूट, कलर उसको म्यूट लग रहे होंगे। ऑब्जेक्ट माइट अपीयर डिस्टोर्टेड, ऑब्जेक्ट अपीयर माइट डिस्टोर्टेड। एंड वर्ल्ड माइट फील ड्रीम लाइक और आर्टिफिशियल, तो उसको कहेंगे डी रियलाइजेशन। फिर उसका अभी कोग्निटिव फंक्शन देखना है। देखो हमने कैसे शॉर्ट फॉर्म याद किया था, GS MTP CI। G से जनरल अपीयरेंस, S से स्पीच, M से मूड एंड अफेक्ट, T से थॉट, P से परसेप्शन। अभी दो ही बच्चे हैं, CI कोग्निटिव फंक्शन एंड I से इंसाइट। तो कोग्निटिव फंक्शन, कोग्निटिव हम उसका न्यूरोसाइकियाट्रिक असेसमेंट कर रहे हैं तो उसमें पहला पॉइंट आता है कि उसकी कॉन्शियसनेस देखनी है। तो कॉन्शियस है, क्लाउडी है या कोमेटोज है। कॉन्शियस तो सबको कॉन्शियस है पता चलता है, कोमेटोज यानी कोमा में चला गया। अनकॉन्शियस है क्लाउडी। क्लाउडी कैसा फॉर्म होता है कॉन्शियसनेस का कि उसमें कॉन्शियसनेस रिफर टू अ स्टेट ऑफ मेंटल कंफ्यूजन। ठीक है, मेंटल कंफ्यूज फील करता होगा वेयर अ पर्सन, और इसी मेंटल कंफ्यूजन में उसको डिफिकल्टी इन थिंकिंग क्लियरली, वो ठीक से सोच नहीं पा रहा होगा। मैं स्ट्रगल टू स्टे फोकस, वो फोकस नहीं कर रहा, फोकस रहने के लिए स्ट्रगल करता होगा। एंड मेक डिसीजन, वो डिसीजन भी नहीं ले पा रहा होगा। तो ऐसा जो मेंटल स्टेट है उसे क्लाउडी कॉन्शियसनेस कहते हैं। फिर आता है ओरिएंटेशन, उसके अंदर टाइम प्लेस पर्सन। तो वो अप्रोप्रिएट, आप पूछो कि भाई या बहन आप बता सकते हो कि अभी कितने बजे है, अभी दिन है या रात है, कौन सा महीना चल रहा है, तो ये आपको आंसर बता दे तो वो टाइम कि वो ओरिएंटेड है या नहीं। फिर प्लेस के बारे में तो आप ऐसा करके पूछ सकते हो कि आपको पता है आप यहाँ कहाँ पे हो, या आपका फिर गांव कहाँ पे है, तो काइंड ऑफ ये कौन से सिटी में आप आए हो, ये एरिया कौन सा है, ऐसा करके तो वो प्लेस से ओरिएंटेड है या नहीं ये बता सकते हैं। फिर पर्सन, उसको आप पूछोगे आपका नाम कौन क्या है, आपको यहाँ मतलब कौन लेके आया, या आपकी फैमिली में कौन कौन है, या फिर मैं कौन हूँ, मैं डॉक्टर हूँ या जो भी हूँ, नर्सिंग स्टाफ हूँ, जो भी, तो वो आपको ओरिएंटेड पर्सन के बारे में है या नहीं। तो ठीक है, ओरिएंटेशन में प्लेस टाइम प्लेस पर्सन। फिर अटेंशन,
अटेंटिव वो है कि नहीं, नॉर्मल अराउज्ड, उसको नॉर्मल ही वो जगा हुआ है या उसको डिफिकल्ट, अराउज्ड विथ डिफिकल्टी उसको जगाना पड़ता है। फिर उसको हम कहेंगे डिजिट फॉरवर्ड, तो हम इसमें, और डिजिट बैकवर्ड। तो हमें पेशेंट को बताना है कि क्या आप 1 से 10 तक की गिनती कर सकते हो। अगर उसने करके दिखाई तो उसको बोलना है कि आप क्या यह गिनती वापस उल्टे क्रम में से गिन सकते हो। तो कई सारे पेशेंट है कि वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड डिजिट वो आपको गिना सकते हैं। फिर उसका कंसंट्रेशन देखना है कि वो कंसंट्रेशन है वो उसने नॉर्मली सस्टेन किए हुआ है, मतलब नॉर्मली बना के, सस्टेन यानी बना के रखा है, या फिर कंसंट्रेशन बनाने में उसे डिफिकल्टी कुछ लग रही है, या फिर वो इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो उसके अंदर हम उसकी एरिथमेटिक एबिलिटी के थ्रू उसको चेक कर सकते हैं। हम उसको ऐसे बोल सकते हैं कि 20 में से 20 रुपए आपको दिए हैं, तो 1 रुपया आप किसी को दे दो या ले ले, तो अभी कितने बचे, तो बोले 19, उसमें से एक बात करो तो 18, ऐसे ऐसे करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। अगर ये आंसर सही दिया तो 40 में से 3 माइनस करने को बोल सकते हो। 100 में से 7 जाए तो कितने बचे, 100 रुपये दिए 7 खर्च हो गए तो कितने बचे, ऐसा करके आप उससे पूछ सकते हो। और कई सारे पेशेंट होते हैं कि जो ये आंसर दे पाते हैं। फिर नेम ऑफ मंथ पर बैकवर्ड में ऐसे बोलना है कि आप महीने के नाम बताओ, पर वो उल्टी गिनती में। उसी तरह वीकडेज के नाम बताओ, वो भी उल्टी गिनती में। फिर उसकी मेमोरी हमें चेक करनी होती है, तो उसमें इमीडिएट, रिसेंट एंड रिमोट। इमीडिएट में उसे हम कुछ ऐसे 5 नाम दे दिए कि लाल, हरा, घोड़ा, बकरी, चम्मच, ऐसे 5 नेम दिए, और उसको बोलना है कि भैया अभी बताओ कि मैंने अभी ये क्या बोला, ये जो 5 नाम है क्या बोले। तो वो आपको ऐसे बता देता है। तो उसकी इमीडिएट मेमोरी हमने चेक की अब इंटेक्ट है या नहीं, मतलब प्रॉपर है या नहीं। फिर रिसेंट, तो उसमें आप ऐसे पूछ सकते हो कि आपने लास्ट क्या खाना खाया, आपको लास्ट में कौन देखने को आया था। फिर रिमोट में उसको मतलब दूर के, तो पर्सनल इवेंट कुछ याद है, उसके इलनेस के बारे में उसको कुछ याद है या नहीं। फिर इंटेलिजेंसी, तो उसके अंदर हम एरिथमेटिक एबिलिटी एंड जनरल फंड ऑफ इंफॉर्मेशन, उसके पास कैसी इंफॉर्मेशन है, तो इंटेलिजेंसी में आएगा। फिर एब्स्ट्रैक्शन, तो वो इसके अंदर वो कुछ आप नॉर्मल और कॉन्क्रीट, आप ऐसे कुछ वाक्य उसको बता रहे हो और फिर उसको उसका सार पूछो, तो वो नॉर्मल देता है, या फिर कॉन्क्रीट एकदम सही से बताता है, या फिर इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रोवर्ब, ऐसे कुछ प्रोवर्ब आपको उसको पूछो कि भाई जो मोर के अंडे होते हैं उसको हमें चित्रना नहीं पड़ता, मतलब उसमें पेंटिंग नहीं करनी पड़ती, वो मोर के अंडे होते अंदर, तो इसका क्या मीनिंग हुआ, तो वो इसको समझ पाता है या नहीं। फिर ऐसा आपकी जो भी लोकल लैंग्वेज है, जो भी लोकल आपके पेशेंट लैंग्वेज वाले पेशेंट है, तो आप अपनी भाषा में अपने हिसाब से कुछ प्रोवर्ब उसको दे के उसका मीनिंग पूछ सकते हो। फिर कुछ 2 चीजें दी, उसके बीच में डिसिमिलैरिटी एंड सिमिलैरिटी आपको उसको पूछनी है। आप अगर उधर गए हो पेशेंट के पास, तो आपके पास आपकी पेन पड़ी है, एक बुक पड़ी है, या फिर टेबल के ऊपर कुछ चीज पड़ी है, तो उसमें बुक पड़ी है, पेन पड़ी है, तो वो दोनों में पूछ सकते हो कि इसमें आपको क्या सिमिलियर लगा, क्या डिसिमिलियर लगा। तो वो बताएगा कि इसमें भाई कलर सिमिलियर लग रहे हैं। फिर डिसिमिलियर, तो एक तो पेन है और एक तो बुक है, तो ये डिसिमिलियर हो गया, दोनों ही पेन होनी चाहिए, दोनों ही बुक होनी चाहिए, तो वो सिमिलियर रहेगा। तो उसमें सिमिलैरिटी या डिसिमिलैरिटी ऐसे वो बता पाएगा। फिर तो वो एब्स्ट्रक्शन में आएगा। फिर जजमेंट, तो जजमेंट में हमें उसका फ्यूचर प्लान पूछना है।
फिर सोशल, समाज के बारे में वो क्या सोचता है, परसेप्शन ऑफ द सोसाइटी, वो पूछना है। और फिर कुछ टास्क टेस्ट, आप प्रेजेंट सिचुएशन एंड ऐसे उसके बारे में कुछ ऐसे टेस्ट मतलब पूछो तो वो कैसा आंसर दे रहा है, तो वो जजमेंट में। फिर लास्ट पॉइंट आता है इनसाइट। इनसाइट मतलब वो क्या सोचता है, उसकी अंदरूनी सोच क्या है अपनी इलनेस के बारे में। अगर वो कंप्लीट डिनाई करता है, अगर आप पूछो तो वो इलनेस के बारे में डिनाई करता है, तो उसको एक पॉइंट देके स्लाइटली अवेयर है, अभी स्क्रीजोफेनिया वाला पेशेंट है और आप पूछो कि आप ऐसे ऐसे बिहेव करते हो, ऐसा तो कुछ भी पूछो तो वो डिनाई करेगा। फिर स्लाइट अवेयरनेस ऑफ बीइंग सिक, ऐसा लगता है कि भाई हाँ कुछ तो, बीइंग सिक कुछ तो लग रहा है कि भाई बीमार है, कि ऐसा बैड फील हो रहा है, दुखी दुखी डिप्रेशन का पेशेंट है तो थोड़ा मूड ऑफ लग रहा है, तो स्लाइट अवेयर। फिर अवेयरनेस ऑफ बीइंग सिक अट्रीब्यूटेड टू एक्सटर्नल और फिजिकल फैक्टर, कि भाई मैं बीमार तो हूँ पर उसका रीजन कुछ और है। जैसे ऐसे डिप्रेशन का ही पेशेंट हो तो ऐसा कुछ, ऐसा इंसिडेंट बन गया या ऐसा कुछ उसको जो अफेक्ट कर रहा हो, ऐसा कुछ हो गया, तो उस वजह से मुझे ऐसा थोड़ा सिक फील हो रहा है। तो क्या हुआ, एक्सटर्नल और फिजिकल फैक्टर उसके वजह से वो बीमार है। तो अवेयर तो है पर उसका रीजन कौन है, बाहर का फैक्टर है। फिर अवेयरनेस ऑफ बीइंग सिक ड्यू टू समथिंग अननोन इन हिमसेल्फ, अभी उसमें 4 नंबर कैसे देंगे कि उसको पता है कि वो कुछ बीमार है पर उसको यह समझ नहीं आ रहा है कि उसके अंदर कैसे, कहाँ क्या प्रॉब्लम है, तो उसे 4 पॉइंट देंगे। फिर इंटेलेक्चुअल इंसाइट में उसको पता रहता है कि उसे वो बीमार है। और इमोशनल इंसाइट में उसको बीमार होने का मतलब इमोशनल इंसाइट, वो उस खुद की इलनेस के साथ उससे उसके इमोशन भी जुड़े हुए होते होंगे, उसको बुरा लग रहा होगा, उसके मतलब वो समझता भी है कि मैं बीमार हूँ, मुझे ये थेरापीज और ये सब चाहिए कि मैं अच्छा हो जाऊं, और उसको ये भी बुरा लग रहा होगा कि भाई मुझे ये बीमारी हुई वरना मैं अपने फैमिली के साथ रहता होता या फिर मैं कुछ काम धंधा करता होगा। तो उसके इमोशन मतलब वो इमोशनल अटैच है, मतलब वो इमोशनल उसको हर्ट भी है, वो इमोशनल मतलब वो समझता भी है। तो उसको हम 6 पॉइंट देंगे ट्रू इमोशनल इनसाइट। तो ये हमने मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन जो मेंटल हेल्थ नर्सिंग के अंदर आता है, और ये साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट या हेल्थ केयर पर्सनल है वो मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन कर सकते हैं किसी भी पेशेंट का। और ये मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन करो तो आप डायग्नोसिस या ट्रीटमेंट आपको जो भी देनी है या फिर उसका फॉलोअप आप ले रहे हो ट्रीटमेंट का, तो इस सब में इससे हेल्प मिलती है। तो ये मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन के मेन क्राइटेरिया क्या क्या थे, एक तो हम शॉर्ट फॉर्म क्या देखा कि GSMTPCI, जी से जनरल अपीयरेंस एंड बिहेवियर, S से स्पीच, M से मूड एंड अफेक्ट, T से थॉट, P से परसेप्शन, C से कोग्निटिव फंक्शन एंड I से इनसाइट। इतना करके आपको लास्ट में आपकी समरी में ऐसा लिखना है कि मेरा पेशेंट का जनरल अपीयरेंस ये है, बिहेवियर ये है, ऐसे ऐसे करके 6-7 पॉइंट में ऐसे शॉर्ट में आपको लिखना है। थैंक यू।